हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी शीतल चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सी चौहान जी। आज का वीडियो मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ लेके आई हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं सारे जनरल पब्लिक्स के लिए है। भले वो प्रोफेशनल हो, भले वो स्टूडेंट हो, भले वो अकाउंटेंट हो, भले वो कोई भी फील्ड में हो, वो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है और ये क्या बताना चाहता है, ये कैसे हमें बाइंड करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो को शुरू से एंड तक आप ज़रूर देखें और मैं श्योर हूँ कि अगर आप शुरू से एंड तक ये वीडियो को अच्छे से सब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकम टैक्स एक्ट हमें बोलना क्या चाहता है, कौन सा सेक्शन हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने के लिए। चलिए, इंट्रोडक्शन टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन गवर्निंग है। ठीक है, जो अब हमें बताता है लेवी मीन्स इनकम टैक्स कैसे लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। जो भी इनकम टैक्स जो है, जो टैक्स है, उसका कलेक्शन, उसका रिकवरी, कैसे वो चार्ज होगा, किसके ऊपर चार्ज होगा, वो सब हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 बताता है। ये कब आया था? ये आया था आपका 1962 में, जो रिप्लेस किया था पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1922। ओके, एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। हर साल बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारा जो निर्मला सीतारमन जी है वो बनाती है और ये बनाने के बाद जो है पार्लियामेंट में जाता है। फिर पार्लियामेंट जो भी अगर कोई कुछ क्वेरी हो तो उसको रिजॉल्व करता है या कुछ भी हो, करने के बाद फाइनल एक बजट को अप्रूव करता है और वो हमारा एक्ट में एनेक्ट हो जाता है। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से बन के आता है। ठीक है, और ये होल ऑफ इंडिया सब जगह में एप्लीकेबल है। सब जगह में इनकम टैक्स एक्ट लगता है ऑल ओवर इंडिया में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, हर इंडिया में भी लगता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज में भी लगता है। ओके, मैं ये वीडियो को ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि ये इनकम टैक्स एक्ट आया कहाँ से, क्या बताना चाहता है। तो इसको अगर हम लोग समराइज करें तो ये क्या हो गया, मैं आपको शुरू से अच्छे से वन बाय वन आपको समझाऊंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आप ये शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेंट्रल लेजिस्लेशन गवर्निंग है जो हमें बताता है लेवी, एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। ये 1962 में आया था जो रिप्लेस किया था 1922 वाला इनकम टैक्स एक्ट को। ये एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट है। ये होल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज में भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आ गया ये इनकम टैक्स एक्ट एक्चुअल में है कितना सेक्शन इसके अंदर टोटल 298 सेक्शंस है जो डिवाइड किया गया है 23 चैप्टर्स में एंड इज कंप्लीटेड बाय द शेड्यूल्स रूल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड नोटिफिकेशन सर्कुलर्स बाय CBDT। इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स एक्ट तो टोटल अपना 298 सेक्शंस बताता है, जिसको 298 सेक्शन आपका 23 चैप्टर्स के अंदर है, लेकिन साथ ही साथ ये शेड्यूल्स रूल्स ये भी इनकम टैक्स एक्ट में है जो हमें टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज, कैसे क्या फाइल करना है, क्या चेंजेस आया नोटिफिकेशन सर्कुलर से हमें पता चलते रहता है। और ये नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? CBDT। मैं चाहती हूँ कि जब आप ये वीडियो ख़त्म करो ना तो आपको खुद को फील हो कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा समय स्पेंड किया है इस वीडियो को देख के। और आप जब ये वीडियो ख़त्म हो तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन दिखोगे। It is updated actually by the Finance Act, making it a dynamic law that adapt to the country's economic policies and the global development like BEP's, GAR and the new tax regime. मीन्स ये फाइनेंस एक्ट हमेशा इसको अपडेट करते रहता है और ये डायनेमिक लॉज है। ठीक है, जिसमें हमें बताता है कि मतलब कि आपका लॉ का इवेजन मीन्स टैक्स का इवेजन नहीं करना चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम आ रहा है जो जनरली हमें बहुत बेनिफिट दे रहा है। ओके, चलिए अब ये पार्ट तो इंट्रोडक्शन का खत्म हो गया, अब हम लोग सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। देखिए,
मैं आपको डीप में तो नहीं बता पाऊंगी कि ये सेक्शन 1 सेक्शन क्या बोलता है, 2 सेक्शन क्या बोलता है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा इसका मतलब ये है कि 1 डेढ़ महीना में ये वीडियो खत्म होगा, अगर मैं आपको पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में बताऊं। बस मैं आपको इतना बताऊंगी जो आपको डे टू डे लाइफ में भी काम आए और रिलेवेंट है आपके लिए। ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर है सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया। ठीक है। आपको बताता है कि ये इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, इसका कमेंसमेंट कब था, ये कहाँ तक लगेगा, एक्सटेंड। ठीक है। सेक्शन 2 डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको बताता है, मीन्स जनरली ओवरऑल 60 65 डेफिनेशन है इसमें बताता है कि पर्सन क्या होता है, एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, ये सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है। मैं आपको ये वीडियो को आगे ले जाने से पहले एक चीज़ समझा देती हूँ, वो आपको प्रैक्टिकली भी आपको बहुत काम आएगा। बहुत लोग हैं जिसको डाउट है कि हम लोग इनकम टैक्स जो है, हम लोग अपना जीएसटी भी दे देते हैं और इनकम टैक्स भी देते हैं, इतना टैक्स हम लोग देंगे कहाँ से, है ना। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। हम्म, ठीक है, चलो मैं इससे ही कर लेती हूँ, कलर में चेंज कर लेती हूँ। डार्क क्यों नहीं हो रहा है, होगा। ठीक है। हमारा 2 टैक्स होता है जनरली, हम लोग बात करते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत सारा हो गया, जीएसटी, कस्टम, वैट, ये सब। डायरेक्ट टैक्स हो गया इनकम टैक्स। ठीक है, ये सब हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, हम लोग अभी बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के ऊपर और जीएसटी के ऊपर। मैं समझा देती हूँ आपको। इनकम टैक्स आपको बोलता है कि आपको अपने इनकम के ऊपर टैक्स देना है, और जीएसटी आपको बोलता है आपके सेल के ऊपर टैक्स देना है। तो अभी मैं आपको बता दूँ, जैसे इनकम आपने सेल किया 10 और आपने प्रॉफिट कमाया 2, और मान लेती हूँ कि आपका और कोई इनकम नहीं है, तो सरकार को ये 2 के ऊपर टैक्स चाहिए, और जीएसटी में ये 10 के ऊपर टैक्स चाहिए। अब आप बोलोगे तो ये आदमी तो यहाँ से भी मर रहा है, यहाँ से भी मर रहा है। नहीं, इसको अगर आप डीप में समझोगे तो जीएसटी में कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने सेल किया है 10 का, तो ये 10 सेल करने के लिए आपने परचेज भी किया होगा कहीं से, तो आपने परचेज किया 8 रुपये, तो आप बिना मार्जिन का तो सेल करेंगे नहीं, 2 रुपये आपका मार्जिन हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो इसके ऊपर टैक्स चाहिए। मान लीजिए ये आपका जीपी और एनपी दोनों ही है। ठीक है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये 2 रुपये के ऊपर टैक्स चाहिए। अब जीएसटी को चाहिए इसके ऊपर, लेकिन जीएसटी बोलता है कि अगर हम आपसे टोटल 10 के ऊपर अगर टैक्स ले लेगा तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, बोलता है 8 पे आपने जो टैक्स दे के आप जो टैक्स दे के आए हैं, आप मान लीजिए 8 पे 18% कर देते हैं हम लोग, 18%। तो 1.44 आपने ये टैक्स पहले ही दे दिया। ठीक है। अब 10 पे कितना आया, 1.8, तो आपको रिमेनिंग कितना देना होगा, 1.8 माइनस 1.44, मतलब 0.36। आप समझे, दिखने को लग रहा है कि ये सेल के ऊपर ले रहा है, लेकिन अल्टीमेट ये जीपी के ऊपर लिए जा रहा है। मतलब जो डिफरेंस है, मतलब सेल माइनस परचेज जो भी है, उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ता है जीएसटी में, और आपका इनकम टैक्स में प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ता है। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, ये आप समझ गए। अब चलिए, चैप्टर 2 हमें बताता है बेसिस ऑफ चार्जेस, 3 से 9। सेक्शन 3 बताता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स के लॉ में
ठीक है। इनकम टैक्स के लॉ में प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर जिस ईयर में हम लोग इनकम अर्न करते हैं, ठीक है। और असेसमेंट ईयर यहाँ पे है नहीं, मैं आपको असेसमेंट ईयर भी बता देते। असेसमेंट ईयर जिस ईयर में हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं, या बोल सकते हैं रिटर्न लगाते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको और डीप से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका अभी क्या चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो ये ख़त्म कब होगा आपको पता है? इसका मतलब क्या है, 1/4/2025 टू 31/3/2026। तो अभी देखिए ये प्रीवियस ईयर जिसमें हम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जिसमें हम लोग इनकम कमा रहे हैं, ये पीरियड में हम लोग कमा रहे हैं, तो इसका हम लोग रिटर्न कब लगाएंगे? असेसमेंट ईयर में हम लोग इसका रिटर्न लगाएंगे और टैक्स पेमेंट करेंगे। तो इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 26-27, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हो जाएगा 1/4/2026 टू 31/3/2027, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप समझिए, एक साल में हम लोग कमाते हैं और उसका नेक्स्ट ईयर में हम लोग पेमेंट करते हैं। तो जो साल में हम लोग रिटर्न लगा के पेमेंट करते हैं वो हो जाता है हमारा असेसमेंट ईयर, और जो साल में हम कमाते हैं वो हो जाता है प्रीवियस ईयर। मैं इसको भी रफ कर दे रही हूँ, नहीं तो ये क्या होगा, मैं दूसरा पॉइंट समझाऊंगी तो ये मैसी हो जाएगा, ठीक है। और एक अच्छा ऑप्शन क्या है, हम लोग एक्चुअली वीडियोस में देख रहे हैं, तो आपको अगर लगता है कि ये नोट्स आपको बनाना है या फिर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप बैक करके आप देख सकते हैं, पोज करके बिना आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 4 बताता है हमें चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स बताता है कि मतलब लेवी, इनकम टैक्स किस किस के ऊपर लगता है, ठीक है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब और सेक्शन 5 हमें बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम में क्या क्या आता है। सेक्शन 6 हमें बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस। मुझे जो जो लगेगा आपको बताना चाहिए वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट चार्ज कितना होगा। तो इसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस भी जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली मैं आपको एक जनरल टर्म में बता दूं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आप रेसिडेंट हो, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ इंडियन हो, तो आपका अगर आप कहीं से भी कमाओ तो आपको टैक्स देना होगा। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, तो अगर आप इंडिया में कमाते हो तो ही आपको टैक्स देना होगा। डन, दिख रहा है? हाँ, ठीक है, ये हो गया। अगर आप इंडिया के, अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको कहीं से भी आप कमाओ आपको टैक्स देना होगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो अगर आप इंडिया में ही कमाते हो तभी आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। इसके लिए तो जो फॉरेनर लोग है, जो बाहर में कमाता है, उसको तो इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, सिंपल। देखो इसके इसके डीप में जाओगे तो इसके डीप में भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको इतना समझा रही हूँ कि ताकि आप जब ये वीडियो एंड करो ना, आपको लगे लगे कि आपको इनकम टैक्स के ऊपर ओवरऑल अच्छा ओवरव्यू मिला है, ठीक है। और वो ज़रूरी है, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 7 और 9 बताता है डीम्ड इनकम, एक्रूअल एंड रिसिप्ट, ठीक है। कब कब हम लोगों का इनकम को डीम्ड माना जाएगा, जैसे कि कुछ कुछ इनकम जो है हमारे नज़र में लगता है कि ये तो मैंने कमाया भी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमारा इनकम माना जाएगा, एक्रूअल माना जाएगा, ठीक है, एंड रिसिप्ट, ठीक है। अब आ गया सेक्शन चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमें बताता है इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, दैट इज हम लोग इसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है। जैसे सेक्शन 10 हमें बताता है एग्जेम्पशंस, एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन जो है, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम करते हैं तो एग्जेम्पशन मिल जाता है। HRA, ग्रेच्युटी, ये सब स्कॉलरशिप, अगर ये सब कुछ कुछ अगर आपको मिलता है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। सेक्शन 11 एंड 13B हमें बताता है कि अगर हम लोग ट्रस्ट है या सोसाइटी है जिसका 12 का रजिस्ट्रेशन है, या फिर अगर हम पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसके अंदर भी हमें इनकम को एग्जाम करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। वो ये हो गया। अब आ गया चैप्टर 4, कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम। कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम हमें बताता है
सेक्शन 14 से लेके 59 तक, ठीक है। सेक्शन 14 भी हमें एग्जेम्प्ट इनकम भी बताता है, ठीक है। अब आ गया सेक्शन 15 टू 17। सेक्शन 15 टू 17 मैं आपको पहले ही बता दूं, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। इसमें आपको हेड भी पता चलेगा, हेड ऑफ इनकम। हमारा टोटल हेड कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल हमारा 5 हेड है, ठीक है। इसको आप समझना। हाँ, सबसे पहले सैलरी, जो जॉब करता है उसको तो सैलरी मिलता है, तो एक हो गया सैलरी इनकम टैक्सेबल है। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी आप लोग बहुत किसी के घर पे रेंट पे रह रहे होगे, या फिर आप किसी को रेंट पे दे रहे होगे, तो उससे जो कमाई हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन और प्रोफेशन, अगर आपका खुद का बिजनेस है, या फिर आप सीए हो, एडवोकेट हो, ये सब हो, खुद का अगर आप बिजनेस है या प्रोफेशनल है, तो वो आ जाता है आपका PGBP, प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, बिजनेस इनकम। अब अगर आप कोई कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं, तो आपका हो जाता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब क्या हो गया, जैसे कि देखिए, सैलरी में आपने जॉब किया, हाउस प्रॉपर्टी में आपने घर को किराए पे दिया, PGBP में आपने बिजनेस किया, कैपिटल गेन में आपने क्या किया, आपने अपना घर को ही बेच दिया, अपना गाड़ी को बेच दिया, आपने अपना गोल्ड को बेच दिया, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स को बेचने से हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। तो ये हो गया। फिर अब आ गया अदर सोर्स। अदर सोर्स तो ये सबका, कहीं नहीं मिले तो कहाँ डाल दो, अदर सोर्स। लेकिन जनरली अदर सोर्स क्या हो गया, जैसे आप मान लीजिए आपका नेचर ऑफ बिजनेस कुछ और था, अब मेन आपका सैलरी है या HP है, बिजनेस है, ये कुछ भी है, तो अब आपने क्या किया, सेविंग अकाउंट में डाला, उसमें से आपको इंटरेस्ट मिला, तो उसमें भी तो आपको कमाई हुआ ना, तो वो अदर सोर्स हो गया। या फिर मान लीजिए आपने, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, FD करवाया, FD पे जो इंटरेस्ट मिला वो भी तो आपका क्या होगा, FD पे जो इंटरेस्ट मिला, क्या आपने जॉब किया तो आपको वो इनकम हुआ, नहीं। क्या आपने घर को भाड़ा दिया तब आपको हुआ, नहीं। क्या आपने बिजनेस किया तब आपको भाड़ा वो इंटरेस्ट मिला, नहीं। क्या आपने एसेट्स को बेचा तब आपको मिला, नहीं। उल्टा तो आपने एसेट्स को खरीदा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अदर सोर्स में आ गया, ठीक है। ये 5 हेड है जो हमें बताता है, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ये पूरा 5 हेड का। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये किस में फॉलो होता है, ये किस में। आपको ये देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर क्या करने से हमें क्या क्या के अंदर हम लोग फॉलो हो जाते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए, ठीक है, अगर ये चारों नहीं है, ये चार नहीं है, अगर आपका ये चार नहीं है आपका, तो आप समझो हमारा अदर सोर्स जिंदाबाद, अदर सोर्स है हमारा, ठीक है। अब आ गया चैप्टर 5, इनकम ऑफ अदर पर्सन, सेक्शन 60 से 65 तक, ओके। जिसको हम लोग बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लब का मतलब क्या है, आप लोग बोलोगे क्लब का मतलब ये जहाँ पे हम लोग डांस वांस करते हैं ये सब, नहीं। क्लबिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा क्लब का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्लब करते हैं, इसलिए बोलते हैं क्लब का मतलब करता है टू एड, एडिशन, ठीक है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम, बहुत सारा इनकम ऐसा होगा जो आपका आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे कैसे हो गया मैं आपको बताती हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सिंपल से समझाती हूँ। जैसे कि कोई अगर माइनर बच्चा है, माइनर बच्चा का पैन होता है, नहीं होता है, या फिर अगर पेन होता भी है, तो अब माइनर बच्चा कहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देने जाएगा। तो सरकार क्या बोलता है, अगर आपका कोई माइनर बच्चा है और आपका माइनर बच्चा कोई अगर इनकम कमाता है, तो आप माँ या पिताजी जिसका भी इनकम ज़्यादा है उसमें ऐड कर दीजिए और उसको अपना टैक्स देने दे दीजिए। तो ये तो जेन्युइन केस में। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें इनजेन्युइन कैसे होता था, समझिएगा थोड़ा। मान लीजिए मैं अपना नहीं, चलिए किसी का, मान लीजिए कि XYZ है, ठीक है। उसका देख रहा है कि वो खुद का अगर बिजनेस में मतलब प्रॉपर प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, तो उसका बहुत टैक्स आ रहा है, बहुत टैक्स आ रहा है। तो वो क्या किया, अपना बच्चा के नाम से बिजनेस खोल दिया, पेन वेन सब लगा उगा के, ठीक है। और अब बच्चा तो था माइनर, तो अब क्या होगा, सरकार को क्या हो गया, 7 लाख के ऊपर टैक्स है, ठीक है। और वो पर्सन कमाता था 14 लाख रुपए, तो 14 लाख रुपए के ऊपर तो उसका टैक्स आ गया। तो मान लो 14 लाख रुपए के ऊपर उसको 2 लाख रुपए पे करना पड़ता था। लेकिन अगर वो ये 14 लाख को 2 जन में दिखा देगा, मतलब अपना बच्चा में दिखा दिया और खुद में दिखा दिया, ठीक है, सेल्फ में दिखा दिया,
सेल्फ में दिखा दिया, मतलब 14 लाख को ऐसे कर देते हैं हम, 14 लाख को, ठीक है, अगर सेल्फ में दिखाया, ठीक है, सेल्फ में दिखाया या एक चाइल्ड में दिखाया, ठीक है, सेल्फ में दिखाया 7 लाख और चाइल्ड में दिखा दिया 7 लाख। 7 लाख तक तो टैक्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, 14 लाख अभी भी घर लेके जा रहा है, लेकिन उसमें टैक्स नहीं देना पड़ा। इसलिए सरकार को पता चला कि इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें टैक्स का चोरी होता है, इसके लिए क्लबिंग सेक्शन लेके आया। ठीक है, अब आप समझिए, इसमें स्पाउस भी आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन। अब मान लीजिए आपका घर, आपका आपका फादर का रेंट का इनकम है और रेंट उनको साल में सेम 14 लाख मिल रहा है, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि ये 14 लाख जो हमको मिल रहा है, मेरे ऊपर तो बहुत सारा टैक्स आ जा रहा है, 14 लाख पे 2 लाख तक का टैक्स आ जा रहा है मेरे पास। तो हम क्या करते हैं कि अपने बेटे को या फिर अपने बीवी को ट्रांसफ़र कर देते हैं एसेट्स। मीन्स हम क्या करेंगे, उस वो पर्सन को बोलेंगे कि तुम मेरा बेटा या बीवी के अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दो 7 लाख तक, और 7 लाख हमको दे दो। तो क्या होगा, इसको तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हमको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में जितना है उतना रिकॉर्ड आप दिखाइए, उसके ऊपर टैक्स दीजिए। तो सरकार बोला कि नहीं, ये केस क्या हुआ, आपने तो अपना एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया अपने बीवी के नाम पे, खाली इनकम को ट्रांसफ़र किया, तो आप क्या कर दीजिए, क्लब कर दीजिए, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि आप टैक्स का चोरी कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रही हूँ और मैं बहुत स्लो समझा रही हूँ, ताकि आपको ये सारा नया नया टर्म्स आपको समझ में आए। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या हो गया, ये सब क्या होगा, कल को अगर आप कहीं पे जाके कुछ बोलो तो सबको लगे कि ये पर्सन के पास नॉलेज है इनकम टैक्स का। ठीक है, अब आ गया एग्रीगेट एंड सेट ऑफ। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेक्शन 70, 71, 72। चैप्टर 6 बोलता है एग्रीगेशन एंड सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बिजनेस से कमाया 10 लाख रुपए, अभी दूसरा बिजनेस से आपका लॉस हो गया 20 लाख रुपए, तो आप क्या सरकार को 10 लाख पे टैक्स दोगे और 20 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? सरकार बोलते हैं देखो, हम तुमसे सुख के समय भी में हम तुमसे टैक्स ले लेते हैं, तो दुख के समय में भी तो हमको तुम्हारे साथ देना पड़ेगा। मतलब कोई अगर आपका फ्रेंड है जो आपको सुख के समय, आपको जब भी आपका बर्थडे होता है तो पार्टी वार्टी लेने आ जाता है, और जब आप कुछ प्रॉब्लम में है तो वो गायब हो जाता है, तो क्या आप उसके साथ दोस्ती रखना चाहोगे? नहीं रखना चाहोगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही बताता है हमें कि आप मान लीजिए कोई अगर बिजनेस में आपने लॉस किया है, ठीक है, मतलब गेन मतलब प्रॉफिट हो गया, और कोई बिजनेस में अगर आपका लॉस हो गया है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसको सेट ऑफ कर दीजिए, ठीक है, और सेट ऑफ कर लीजिए, मीन्स आप उसके साथ एडजस्ट कर लीजिए, और अगर आपका तभी भी लॉस आ रहा है तो आप उसको क्या कर दीजिए, कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। मीन्स नेक्स्ट ईयर अगर आप बिजनेस से कमाएंगे तो आप उससे माइनस करवा लीजिएगा, आपका जब इनकम होगा तब आप हमको टैक्स दीजिएगा, और जब तक नहीं होगा आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहिएगा। लेकिन इसके ऊपर भी एक लिमिट लगा दिया, नहीं तो लोग क्या करेंगे, ज़िंदगी भर कैरी फॉरवर्ड ही करते रहेंगे। 8 साल तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा हेड्स है कि आप ये हेड्स के साथ सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो ऊपर में आपको बताया, एक मिनट, इसका स्क्रीन कुछ हो गया है। हाँ, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मिनट, मैंने जैसे आपको ये बताया, देखिए ये सैलरी है, एचपी है, ठीक है, पीजीबी पे कैपिटल गेन। तब मान लीजिए आपने बिजनेस में अगर आपने गेन किया 10 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन आपने एसेट्स को नुकसान में बेच दिया, 50 लाख का एसेट्स था, आपने 40 लाख में बेच दिया, तो 10 लाख का तो आपका लॉस भी तो हो गया ना। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस का लॉस जो है वो कभी भी आप सैलरी से नहीं सेट ऑफ कर सकते। आप पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों आया, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो मैं आपको ये भी समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, मतलब मैं आपको सबके पीछे बताती हूँ कि ये टैक्स चोरी होता कैसा था। जैसे मान लीजिए आपका सैलरी हुआ है 12 लाख रुपए, अब आपको टैक्स नहीं देना है सरकार को, तो आप क्या कर देंगे कि पीजीबीपी के अंदर, ठीक है, 12 लाख का लॉस दिखा देंगे, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ा, 0 देना पड़ा, क्योंकि सैलरी में तो कभी ज़िंदगी में लॉस होता नहीं है, उसमें तो आप कभी लॉस दिखा ही नहीं सकते, लेकिन बिजनेस में तो होता है। तो इसके लिए सरकार ने बोला कि आप सैलरी को बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ,
अब आ गया चैप्टर 6A डिडक्शन। चैप्टर 6 से क्या बताता है? डिडक्शन। डिडक्शंस बताता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट ऑफ इनकम किया, तो सरकार बोल रहा है अगर आपने ये एक्सपेंसेस किया है या अगर ये ट्रांजेक्शन्स है तो आप इसका डिडक्शन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 6 लाख कमाया, अगर आप ये सब डिडक्शन में फोल्ड करते हैं तो आप इस सब को, ये सब एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए और अपना टोटल इनकम में, तब आपका जो टोटल इनकम आएगा उसके ऊपर टैक्स दीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपना LIC कराते हैं, PPF कराते हैं तो 1.5 लाख तक आप उसका एग्जेम्पशन डिडक्शन ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तब मिल सकता है। एडुकेशन लोन अगर आप पढ़ने के लिए लोन वोन लेते हैं तब हो सकता है। डोनेशन अगर आप करते हैं तब मिलेगा। इंटरेस्ट इन सेविंग या सीनियर सिटीजन का FD ये सब का है, तो इंटरेस्ट भी अगर आप कमाते हैं एक लिमिट तक, मतलब 10,000 तक रहेगा तो 80 TTA में 50,000 80 TTB FD का, ये सब आप अलाउ कर सकते हैं। डिसेबल डिडक्शन मीन्स अगर आप डिसेबल है और आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपना रिटर्न लगाते हैं तो आपको 80U के अंदर डिडक्शन मिलता है। ऐसे बहुत सारा सेक्शन है, टोटल 80A से लेकर 80U तक है, बहुत सारा है। मैं बस इतना बताती हूँ जो डे टू डे काम आता है हमें। ठीक है, तो ये चैप्टर ये बताता है हमें डिडक्शंस के ऊपर। डिडक्शन कैसे हो गया, अब ऐसे समझिए, हमारा चारों हेड जो था, पांचों हेड से इनकम हम लोगों ने कमाया है 50 लाख। अब हमने क्या किया, डिडक्शन लिया, हम लोग LIC करा लिए थे 80C का 1.5 लाख, तो 1.5 लाख माइनस होके अब हमें सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 48.5 पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सीधा ही माइनस हो जाता है। अब आ जाइए रिबेट। रिबेट क्या बताता है मैं आपको बता देती हूँ कि रिबेट एंड रिलीफ 86 एंड 89। ठीक है, सेक्शन 86 और 89 क्या बताता है हमें? सेक्शन 87A बोलता है, जैसे कि मान लिया हमने क्या बोला कि 7 लाख तक टैक्स देना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा 7 लाख तक टैक्स? किसने बोला नहीं देना पड़ेगा? एक्चुअल में तो टैक्स का लिमिट तो हमारा 3 लाख से ही स्टार्ट है, 3 लाख 4 लाख से ही स्टार्ट है। लेकिन हमें 7 लाख तक टैक्स इसलिए नहीं देना पड़ता है क्योंकि मान लीजिए 7 लाख पे आपका टैक्स आता था पहले, 7 लाख पे अपना टैक्स आता था 25,000 तक आता था। ठीक है, तो अब सरकार ने क्या किया, 87A के अंदर, 87A के अंदर हमें 25,000 का रिबेट दे दिया, तो हमारा टैक्स क्या हो गया? 0। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे 7,000 तक में टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही अब जो नया रिजिम जो आया है असेसमेंट ईयर 25-26, उसमें हमारा जो 12 लाख तक है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक पे हम लोगों का टैक्स 0 है, टैक्स तो है लेकिन हमें रिबेट मिला है अंडर सेक्शन 87A के अंदर 60,000 का, जिसके वजह से हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिबेट का मतलब ये है कि सरकार बोल रहा है अगर आपका 60,000 तक टैक्स आ रहा है तो आपको हम लोग 60,000 तक का माफ़ कर देंगे, आपको नहीं देना है तो आपका टैक्स 0 हो जाता है। ठीक है, अब आ गया 87A रिलीफ ऑन सैलरी एरियर। मतलब मान लीजिए अगर आपको सैलरी है, आपका बॉस का बिजनेस उसमें से अच्छा नहीं चल रहा, तो सर ने क्या किया, आपको 3-4 साल के बाद एक लमसम अमाउंट सैलरी का दे दिया। अब तो एक ही साल में आपका, तो बार में आप ऐसा समझिए जैसे कि मान लीजिए आपका समझिए 1 2 3, एक साल में आपका सैलरी था 7 लाख, एग्जाम्पल 7 लाख, 7 लाख आपको टैक्स नहीं देना पड़ा था। अब सरकार ने क्या किया, मतलब आपका जो मालिक है उसने क्या किया, सीधा 21 लाख एक ही बार में दे दिया, ये सब में दिया ही नहीं, तो इसमें आप टैक्स नहीं दिया, इसमें आपको ह्यूज टैक्स आ गया। तो आपको 87-89 जो है वो बताता है कि अगर आपका ऐसा केस है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, सैलरी रिलीफ ऑन सैलरी एरियर, मतलब आपका वो जो पीरियड का जो टैक्स था उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके एक अमाउंट निकलेगा, उससे आप उतना अमाउंट आपको रिलीफ मिल जाएगा 89 के अंदर। ठीक है, अब चलिए डबल सेक्शन 8 बताता है डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन क्या हो गया, रिलीफ, जैसे मान लीजिए आपको ये, एक्चुअली ये कह सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में डील करते हैं, ये सब करते हैं तब हो गया। जैसे मान लीजिए आप अगर इंडियन है, मैंने आपको क्या कहा, अगर आप रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, चलो अगर आप है, अगर आप रेसिडेंट, आप कहीं पे भी कमाओ आपको टैक्स देना पड़ता है। तो क्या होता है, सरकार बोलता है कि आप अगर फॉरेन में है और आप रेसिडेंट है, तो आप फॉरेन में कमाएंगे तो भी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना इंडिया में। तो आप मान लीजिए इंडिया में आपने 10 लाख रुपये कमाया, तो इंडिया में तो आपको टैक्स देना पड़ा ही, लेकिन फॉरेन में भी ये 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ा। तो सरकार बोलेगा कि आपने जो टैक्स यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, उतना हम लोग माइनस कर देंगे, तो आपको एक्स्ट्रा और टैक्स देना नहीं पड़ेगा, मतलब डबल टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है,
ये बोला जाता है। इससे क्या बेनिफिट होता है, कोई अगर इंडियन होगा, अगर वो बाहर में कमाना वाना चाहेगा तो वो तो डिमोटिवेटेड हो जाएगा ना कि हमको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो डबल टैक्सेशन रिलीफ जो होता है वो हमें बताता है कि आप अगर वहाँ पे टैक्स दे के आए हुए हैं तो उतना टैक्स आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। या फिर फॉरेन कंट्री का पर्सन है, अब सेम अप्लाई टू फॉरेन कंट्री, और फॉरेन कंट्री का पर्सन वो अगर इंडिया में आके कमाता है तो हम लोग तो सरकार से टैक्स, हम लोग उन लोग से टैक्स ले लिए। अब जब वो बाहर जाएगा तो वहाँ पे भी उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोग बाहर का और यहाँ का सरकार जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिसाइड किया कि हम लोग एक ही पर्सन का बार बार टैक्स नहीं लेंगे। तो हम लोग अपने आपस में मिला उला के उससे उतने एक एक बार ही टैक्स लेंगे, थोड़ा सा लेंगे। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 10 तक पहुंच गए। हमें टोटल कितना सेक्शन जाना था, याद है आपको? एक मिनट, देखिए हमें टोटल जाना था 23। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? अभी हम लोग 10 में पहुँच गए, थोड़ा और। देखिए स्पेशल प्रोविज़न 92 से 115 बीबीजे। ठीक है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग इतना डिटेल में समझने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर आपका कोई ब्रांच है, आप इंडियन कंपनी है और आपका कोई ब्रांच है बाहर में, तो ये बताया जाता है कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, बाहर में दिखा देते हैं ताकि वहाँ पे टैक्स कम होता है। तो इससे बचने के लिए, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स का चोरी ना हो, इसके लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग सेक्शन लाया गया। ठीक है, अब आ गया गार प्रोविज़न, जनरल एंटी एविडेंस रूल। ठीक है, ये प्रोविज़न भी हमें बताता है कि जहाँ पे अगर टैक्स इवेजन होता है तो ये गार प्रोविज़न उसको सुपरवाइज करता है कि अगर ऐसा भी है, ऐसा है तो ये गार प्रोविज़न के हिसाब से पकड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए टैक्स इवेजन इज़ अ क्राइम बट टैक्स प्लानिंग इज़ नेवर अ क्राइम। टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप लॉ के अंदर रह के लॉ का बेनिफिट लेके आप काम कर रहे हैं, लेकिन टैक्स इवेजन बोलता है कि आप लॉ को ही ब्रीच कर रहे हैं। तो गार्ड प्रोविज़न हमें बताता है कि क्या क्या टैक्स इवेजन है और कैसे हमें इससे बचना चाहिए। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एंड मैट, एएमटी एंड मैट। एएमटी जो है वो आपका इंडिविजुअल्स पे लगता है। अगर हम लोग कुछ इनकम कमाते हैं, एक लिमिट पार हो जाता है, तो हमारे ऊपर एएमटी भी कैलकुलेशन होता है। एएमटी या इनकम टैक्स का जो भी टैक्स है, दोनों में से जो भी रहेगा उसके हिसाब से हमको टैक्स पे करना पड़ता है। मेट कंपनीज के लिए लगता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, वो कंपनीज के ऊपर लगता है। अब आ गया स्पेशल रेट फॉर कैपिटल गेन, डिविडेंड, विनिंग एंड लॉटरीज रॉयल्टीज। अब 115 बीबीजे जो है, इसके 92 से लेकर 115 बीबीजे के अंदर जो है स्पेशल रेट फॉर कैपिटल गेन, ये सब मैं आपको शुरू में मैंने आपको क्या बताया था, आप देखिएगा। हाँ, मैंने यहाँ पे एक बताया था, ये देखिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, तो अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो भी आपको तो इनकम आ गया ना, तो उसके ऊपर रेट स्पेसिफाइड होता है। स्पेशल रेट का मतलब आपको फिक्स बता जाएगा, जैसे 10%, 12%, आपको इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेशल रेट हमें बताता है कि स्पेशल रेट बताता है कि आपका क्या ट्रांजेक्शन करने से कितना रेट आपको देना पड़ेगा। मैं आपको दो तीन जो डे टू डे आपको काम आ जाएगा, मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है, हम्म, जैसे मान लीजिए अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आजकल डील सभी कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं। फिर आप मान लीजिए आप इक्विटी शेयर्स में कर रहे हैं, है ना, लैंड्स एंड बिल्डिंग में, ये सब में आप डील होता ही है। तो स्पेशल रेट मतलब कि एक फिक्स रेट फिक्स कर दिया गवर्नमेंट कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेशल रेट में हमें बताता है कि जैसे कि मान लीजिए कैपिटल गेन है, इसमें अगर आप हम लोगों ने शेयर्स ये सब में अगर हम लोगों को डील किया तो हम लोग को 12.5% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर हम लोग डिविडेंड है तो डिविडेंड पे सीधा 10% देना पड़ता है। ठीक है, अ, फिर अब मान लीजिए अगर आपका विनिंग लॉटरी है, लॉटरी तो देखा जाए तो ये बाजी बाजी ही हो गया, तो इस पर 30% जो आपने कमाया उसके ऊपर, सेल के ऊपर नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 10 का टिकट खरीदा, ठीक है, 10 रुपये आपने लगाया, ठीक है, लॉटरी इनकम में जितना आपने इनकम किया है। ठीक है, आप फिर मान लीजिए रॉयल्टी पे 10%, ऐसा करके एक फिक्स अमाउंट है कि इसके ऊपर आपको इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। लॉटरी पे आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, डिविडेंड पे आपको 10% देना पड़ता है, शेयर्स ये सब में अगर आप डील करते हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड है 12.5%। ठीक है, या 10%। ठीक है, ये चेंजेस आया था, ये सब हो गया। ठीक है,
अब आ गया जनरल प्रोविजन 116 से 138। 116 से 138 हमें बताता है कि, एक मिनट, हाँ, इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। जनरल प्रोविजन 116 से 138 तक, ठीक है। तो ऑथोरिटीज पावर पेन एंड लिंकेज मीन्स ये हमें बताता है कि क्या क्या ऑथोरिटीज है। ओके, ये मेरा पेज लॉक हो गया था एक्चुअली, इसके लिए नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये जो ये है जनरल प्रोविजन 116 से 138, ये बताता है हमें कि आपका ऑथोरिटीज पावर पेन एंड पेन लिंकेज, क्या हमें पेन लेना क्यों ज़रूरी है, क्या 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 ऑथोरिटीज़ है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सीबीडीटी हो गया, सीबीडीटी के पास क्या पावर है, सेक्शन 131 इसके अंदर आ गया। सेक्शन 131 बताता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब मन तब वो हमारे साथ डाइस का पावर ले सकते हैं। डाइस डाइस क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन मांगना। आई हो गया इशूइंग सबमिशन, मतलब समन, मतलब हमें समन दे देगा घर पे आके, जो आता है ना समन कि आपको यहाँ पे थाना में बुलाया गया है इतना तारीख को, वो हो गया। कंपेलिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकता है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ ओथ, जो हम लोग बोल रहे हैं हमारा सच, हमने सच कहा है कि नहीं, क्या है हमारे जो एविडेंस है जो वाया माउथ जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकता है। ये सब पावर हो गया। फिर बताता है सर्च का पावर हो गया। ये सेक्शन 116 से 138, मतलब 131 से लेके 132 34 तक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। उसमें बताया जाता है कि सर्च कैसे किया जाएगा, सर्च कौन पावर एम्पावर करेगा। ऐसा तो नहीं कोई भी ऑफिसर उठ के चला गया किसी के घर पे सर्च करने। तो सेक्शन 132 बताता है कि आपका सर्च होगा तो कौन अप्रूवल देना होगा, PCCIT देना होगा, ये सब ये सेक्शन बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके फिर हमें बताता है कि 133 हमें कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऑफिसर है आपके साथ आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, तो कौन कौन सा सेक्शन उन लोगों को एम्पावर करता है कि वो हम लोग से डिटेल ले सकता है, वो ये सेक्शंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि 133 ये सब जो सेक्शंस है, 131 132 133A 133B, ये सब बहुत ही डेंजर सेक्शंस है, ठीक है। इसमें आपसे डिपार्टमेंट कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी अगर उसको लगता है कि आप लोग फ्रॉड व्रॉड करें तो वो अपना पावर को यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब आ गया सेक्शन 139 से 152। 139 से लेके 152 जो है वो हमें बताता है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट्स, ठीक है। अगर हम रिटर्न फाइल करेंगे तब तो मेरा रिटर्न को चेक किया जाएगा, तो ये हो गया। तो सेक्शन 139 हमें बताता है मैंडेटरी किस किस को रिटर्न फाइल करना है और किस किस को रिटर्न फाइल कुछ लिमिट पार होने से करना पड़ता है। तो मैंने ये एक सेपरेट वीडियो बनाया है सेक्शन 139 के ऊपर कि ड्यू डेट क्या है, किसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो वो वीडियोस भी मैं यहाँ इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, आप उसको भी देखना, तब आपको ये सेक्शन जो है, ये इतना सेक्शन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 139 बताता है कि हमें रिटर्न फाइल करना चाहिए, ठीक है, किसको किसको फाइल करना चाहिए, और फाइल करता है तो उसका ड्यू डेट क्या होता है। अगर आपका ऑडिट होता है तो आपका ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। अगर आपका ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई। अगर आपका ये ट्रांसफर प्राइसिंग जो मैंने ऊपर पढ़ाया था, अब तो आपको सारा टर्म्स याद हो गया होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग जो हमने पढ़ा था सेक्शन 92 में, अगर आपका कोई भी एसोसिएट्स बाहर है तो आपको के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग लग सकता है, तो उसके लिए 30 नवंबर, ठीक है। देखो आप लोग अभी पढ़ते पढ़ते आप एक्सपर्ट हो रहे हो, लिंक करना मेरे साथ। सेक्शन 139(5) बताता है रिवाइज रिटर्न मीन्स अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया, आपको लगता है कि इसको मॉडिफाई करना चाहिए, तो एक ड्यू डेट रहता है, उसके अंदर आप जितना मन उतना टाइम रिवाइज कर सकते हैं। फिर सेक्शन 139(8) बोलता है अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। इसको हम लोग 4 साल तक के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपडेटेड रिटर्न मतलब मान लीजिए अगर आप कोई रीज़न से आपने रिटर्न लगाया, जो आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपने गलत दिया, या फिर आपको और इनकम डिक्लेयर करना था या आपने नहीं लगाया, तो आपके पास एक पावर है कि आप 139(8) के अंदर अपना पुराना भी 2 साल 4 साल का रिटर्न लगा सकते हैं। अब आ गया सेक्शन 140 से लेके 145 तक। 140 से 145 हमें बताता है वेरिफिकेशन एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। वेरिफिकेशन मतलब मान लीजिए हम लोग जब रिटर्न लगाते हैं तो हमें पीछे वेरीफाई करना पड़ता है कि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि हम लोग अपना रिटर्न ट्रू एंड करेक्ट लगा रहे हैं। तो सेक्शन 140
से 145 तक ये बताया जाता है। फिर 140 में हम लोग टैक्स भी पेमेंट करते हैं। तो ये सब आपका रिटर्न फाइलिंग का जो सेक्शन है वो 139 से लेके बोल सकते हैं 145 तक है। ठीक है, अब आ गया असेसमेंट। ठीक है, अब आपने रिटर्न फाइल किया, अब आपका क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट कर सकता है। असेसमेंट का मतलब क्या है, आप पहले इसको अच्छे से समझिए। असेसमेंट का मतलब होता है चेकिंग। आई एम असेसिंग योर समथिंग मीन्स आई एम चेकिंग योर समथिंग। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट कब होता है ये भी अच्छे से समझिएगा। आपने इनकम क्या किया, अपने इनकम को फाइल किया। फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि नहीं ये तो सही है, ये इसने सही रिटर्न फाइल किया या इसने गलत रिटर्न फाइल किया, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आपने फ्रॉड किया है, तब वो क्या करेगा, आपका असेसमेंट कर सकते हैं। तो 143(1) इंटीमेशन है, ये असेसमेंट नहीं है। आप अगर हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो 143(1) का नोटिस जो आता है उससे डरने का कोई बात नहीं है। वो हमें इंटीमेशन है कि आपने रिटर्न फाइल किया है और आपका रिटर्न जो है आपका प्रॉपर मिला है, या फिर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। फिर 143(2) हो गया स्क्रूटनी नोटिस। स्क्रूटनी नोटिस मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दिया है, उसको लग रहा है डिपार्टमेंट को कि ये सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमें नोटिस देगा कि आपका ये इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए, हमको चेक करना है कि आपने ये सही की फाइल किया है या नहीं किया है। फिर 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मान लीजिए अगर आपका ये स्क्रूटनी का नोटिस दिया और आपने इसको रिप्लाई नहीं किया तो भी आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। ठीक है, आपको स्पेशल ऑडिट करने के लिए बोला गया था डिपार्टमेंट, आपने नहीं किया तभी भी हो सकता है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा था आप नहीं भी दिए तभी भी बेस्ट जजमेंट कर सकता है। बेस्ट जजमेंट का मतलब क्या होता है पता है, उसके पास जितना इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो आपका ऑर्डर बना दे कि ये पर्सन फ्रॉड किया है या नहीं किया है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना। फिर 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने इनकम चोरी किया है, ठीक है, छुपाया है, तो 147 लगा सकता है। 148A हो जाएगा इंक्वायरी बिफोर रीअसेसमेंट। मीन्स अगर आपका कोई केस का असेसमेंट करना है तो उसको 148A का नोटिस देना पड़ेगा आपको बताने के लिए कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप दो। ये सारा सेक्शन ना आपको मोर और लेस सेम ही बोलेगा, बस क्या होता है ना, ये सेक्शन अलग अलग क्यों है मैं आपको बताती हूँ। हर सेक्शन का टाइम लिमिट अलग है, इसके लिए सेक्शन भी अलग है। जैसे कि मान लो सेक्शन 148 जो है, 148 वो हमें पावर देता है कि हम लोग ना क्या कर सकते हैं, 3 साल या 5 साल के लिए नोटिस दे सकते हैं। लेकिन 143(2) जो है वो ये पावर नहीं देता है। तो क्या होता है, सेक्शन का पावर्स अलग अलग है लेकिन ऑलमोस्ट मोर और लेस सबको सेम सेम ही बताता है। जैसे वही 148 का मैंने बोला 3 साल से 10 साल या 5 साल तक का नोटिस भेज सकता है। 151 हमें बताता है कि नोटिस देने के लिए जो अथॉरिटी है कौन साइन करेगा। ठीक है, 150 बताता है कि आपको कब तक में ख़त्म करना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बूढ़ी हो जाऊँ तभी भी मेरा केस चलते रहेगा, तो एक लिमिट है कि आपको इस पीरियड में केस ख़त्म करना है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए मैंने इसको डिटेल में डाल दिया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब आ गया सेक्शन 12। ठीक है, TDS एंड TCS 190 से लेकर 206 तक। TDS एंड TCS क्या बताता है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग जॉब वॉब करते हैं तो हमारे सरकार को तो हमें टैक्स देना ही है, लेकिन एम्प्लॉयर का भी एक ड्यूटी है कि उन लोग क्या करें, हमारे इनकम में जो भी टैक्स बनता है उसको काट के रख देने का, ताकि कल को अगर हम फ्यूचर में टैक्स वैक्स रिटर्न ना भी लगाए तो सरकार का रेवेन्यू का लॉस नहीं होना चाहिए। तो TDS ये है, तो अगर सैलरी पे काटता है तो 192 पे काटता है। ये क्यों लिखा है कि सैलरी पे TDS कौन सा सेक्शन है, 192। उसके बाद जाके फिर 194 का सीरीज है, जैसे कि मान लो आपको बैंक से इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला, ये सब मिला, तो इसके ऊपर भी आपका TDS करता है 194 के अंदर। ठीक है, फिर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कमीशन है, ये सब का भी इनकम है, तो इसके ऊपर भी TDS काटा जाता है। और ये TDS क्या होता है, आपके ना पैन में शो कर जाएगा इनकम टैक्स में। आप जब रिटर्न लगाएंगे तो अगर आपका टैक्स बनता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, अगर नहीं बनता है तो आपको वो पैसा रिफंड हो जाएगा बैंक अकाउंट में। और 206 जो हो गया ये आपका TCS का प्रोविजन है, मतलब TDS क्या हो गया, कलेक्टेड। TCS हो गया कलेक्टेड और TDS हो गया डिडक्टेड। आपको ये मैं समझा दूँ, चलिए मैं ये समझा देती हूँ, ये काम आएगा आपको फ्यूचर में। TDS ओके, TCS, ठीक है। TDS है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मिस्टर ए है, मिस्टर बी को पे किया, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके ऊपर TDS डिडक्ट करेगा। ठीक है, जो पे करता है वो डिडक्ट करेगा। ठीक है, अब TCS क्या हो गया, जैसे मिस्टर से ये देखो, ये इसको पे किया, पे करने के पीछे तो रीज़न होगा ना, इसने तो इसको सेल किया होगा, है ना।
तो टीडीएस बोलता है कि ए को बी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, और टीसीएस बोलता है कि बी को ए से कलेक्ट करना है ना पैसा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, टीडीएस हमेशा जो पेयर होता है, जो पे करेगा वो काटता है, ठीक है, पेई पे। और टीसीएस क्या होता है, जिसको कलेक्ट करना है, जैसे जिसको पैसा मिलना है वो काटता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका चैप्टर 13B, ठीक है, 12B। ये एडवांस टैक्स के ऊपर बात करता है। एडवांस टैक्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर आपका जो टैक्स बनता है पूरा साल का, तो सरकार बोलता है कि एक काम कीजिए, आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कीजिए, ताकि आपको भी इतना प्रॉब्लम ना हो और हम मेरा पास भी खजाना में पैसा भरते रहे। मतलब ऐसा ना हो कि हमको एक साल में पैसा आए। एडवांस टैक्स ये है कि आप अपना टैक्स अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली बेसिस पे करते रहिए, ठीक है। और अगर आपका जो टैक्स है वो अगर 10,000 से कम है, या अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपका बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपको देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और 234ABC जो है वो आपको बताता है कि इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट या डिफॉर्मेंट, अगर आप लेट से पेमेंट करते हैं या फिर अगर रिटर्न लेट से लगाते हैं तो क्या आपका इंटरेस्ट ये सब लगेगा, ये हो गया। अब चैप्टर 13 रिफंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने अभी अब क्या 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 कहा, आपका टीडीएस कटा था मान लीजिए 10 रुपया, ठीक है, और आपका टैक्स आ रहा था 8 रुपया, तो आपको 2 रुपया क्या करेगा, सरकार रिफंड कर देगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन रिफंड भी देगा। ये दो दो रुपया जो आपको 2 रुपया जो आपको मिलने वाला था, अगर एक पीरियड तक नहीं मिला तो उसके बाद अगर मिलेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा, ठीक है। अपील एंड रिविजन, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न लगाया, ठीक है ना, यहाँ पे रिटर्न लगाया, यहाँ पे हमारा केस पकड़ लिया, पकड़ने से डिपार्टमेंट हमें नोटिस दिया, ठीक है। यहाँ पे तो दो बात होगा, या तो हम लोग जीतेंगे या तो हारेंगे। तो जब हम लोग हारेंगे तो क्या हमें जो डिपार्टमेंट बोलेगा उतना पैसा दे देना होगा? नहीं, हमारे पास और एक पावर है जिसको बोलता है हम लोग अपील एंड रिवीजन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग केस हारेंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मैं आपको हायरार्की समझाती हूँ। जैसे कि मान लो जो मेरा ये जो ऊपर का जो नोटिस वोटिस आया था, असेसमेंट हुआ, तो मेरा मिस्टर एक्स का असेसमेंट हुआ, ठीक है। तो मिस्टर एक्स का असेसमेंट हुआ, तो एओ जो होता है असेसिंग ऑफिसर, इसके यहाँ पे हम लोग केस क्या किए, हार गए। तो फिर क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, सीआईटी अपील के पास जाएंगे, ठीक है। सीआईटी अपील के पास जब हम लोग गए, तो हम लोग यहाँ पे भी हार गए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आईटीएट के पास। यहाँ पे भी हार गए तो हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट, यहाँ पे भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं। उसके बाद एक्सेप्ट 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 हो गया, एक्सेप्ट कर लो कि नहीं यार, इतना अगर अथॉरिटी बोल दिया कि आप गलत हो, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कुछ तो गलती हो रहा है, ठीक है। तो केस ये इस टाइप से है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक। और रिवीजन क्या हो गया, रिवीजन मान लीजिए ये लोगों ने कुछ कुछ ऑर्डर पास किया, लेकिन ये ऑर्डर से ना ऑफिसर लोग उसके खिलाफ है, उसको लग रहा है कि कुछ मिला मिला मिली जुली सरकार उस टाइप का कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन का भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। और ये डिपार्टमेंट के साथ साथ हम लोग भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, हम लोग अगर करवाएंगे तो हम लोग को पास, अगर हम लोग रिवीजन कराते हैं तो हम लोग फिर इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। हम लोग फिर फर्दर अपील उपिल नहीं कर सकते, उसका ही ऑर्डर को लास्ट माना जाएगा, ठीक है। अब आ गया हमारा सेक्शन 269 से लेके 298। देखिए ये वाला भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये डे टू डे लाइफ के लिए भी। अभी देखिए सेक्शन वाइज समरी, सेक्शन वाइज 269 से 298 तक। सेक्शन 269 से 269T में क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजेक्शन। ये आप अच्छे से समझिएगा, ये टॉपिक मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझे, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूँ क्या, आपके लिए ईजी होगा? ओके, ठीक है, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है, फिर मैं मिटा देती हूँ, चलिए। Section 69T, restriction on cash transaction. This section aim to control the cash dealing, prevent tax evasion and promote transparency. ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन में जो हम लोग इन्वॉल्व है उसको ख़त्म करने के लिए ये सेक्शन लाया गया है, ठीक है।
269 एसएस बोलता है कोई भी पर्सन लोन या डिपॉजिट या फिर लैंड नहीं खरीद सकता है 20,000 से ज़्यादा इन कैश में। अगर करता है तो इक्वल अमाउंट का उसका पेनल्टी लग जाएगा। 269 एसएस। 269 एसटी बोलता है कोई भी पर्सन जो है वो सेल वेल करके 2 लाख से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकता। इसका मतलब मान लीजिए आपने कोई भी माल बेचा तो आपको 2 लाख से ज़्यादा आपको कैश में रिसीव नहीं करना है, ठीक है। 2 लाख से जैसे पार होगा तो आपको क्या करना है, आप 2 लाख तक कैश में ले सकते हैं, बाकी का आप बैंक में ले लीजिए, ठीक है। 269 टी, नो पर्सन से रीपे द लोन। अब आपने लोन लिया तो आप तो रीपे भी करेंगे ना, तो आप रीपे अगर करेंगे तो 20,000 ज़्यादा सेम अगर आप कैश में नहीं कर सकते, अगर आप कर रहे हैं तो आपको इक्वल अमाउंट का पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। अब आ गया पेनल्टी सेक्शन। हम लोग 20 में पहुंच चुके हैं बस, और कुछ बाकी है, थोड़ा देर और अच्छा से समझिए। आपको अगर सुन के थोड़ा सा अगर बोरिंग लग रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको ये कराती हूँ। आप समझिए इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो आप खुद भी किसी को समझा सकते हैं। अरे अच्छा, तुम्हारा ये 143 का नोटिस आया था क्या? हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा असेसमेंट हुआ, तुमसे ये इन्फॉर्मेशन मांगा है, तुम कर दो, नहीं तो तुम्हारा तो 144 हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर तुम हार गया तो तुम तो अपील भी कर सकते हैं। तो वो आदमी सोचेगा कि वाह, ये तो नॉलेजेबल बंदा है, इसको तो नॉलेज है ये सब चीज़ के ऊपर। तो कहीं पे भी अगर हम लोग समय देते हैं तो वो भी हमें इक्वल अमाउंट का समय का रिवर्स देते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कुछ समय दे रहे हो तो ये आपका पर्सनैलिटी में या आपका नॉलेज में 4 चाँद लगाने वाला है। तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन 270 से लेके 280 तक। 270 ये बोलता है पेनल्टी ऑफ अंडर रिपोर्टिंग। जैसे कि मान लीजिए आपका इनकम होना चाहिए था 50 लाख, आपने दिखाया है 40 लाख, तो आपने 10 लाख जो कम दिखाया है उसके ऊपर टैक्स निकलेगा और उसके टैक्स पे 50% आपका पेनल्टी ठोक दिया जाएगा अंडर रिपोर्टिंग में, ठीक है। तो सेक्शन 70 ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का अगर नोटिस आता है आपका फ्रेंड ये सबका, तो बोले अरे भाई आपका तो 270 ए का नोटिस आया है, ठीक है। इसका मतलब है आपने इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो इसको, नहीं तो आपको 50% पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। 271 से लेके 272 ए, पेनल्टीज फॉर डिफॉल्ट। अगर आप कुछ कंप्लाइंसेस नहीं करते हैं तो आपका ये लग जाता है। 276 प्रोसिक्यूशन एंड टैक्स इवेशन। आप मान लीजिए कि अगर आप कोई टैक्स इवेशन ये सब करते हैं तो जेल वेल भी हो सकता है, ठीक है। अब आ गया चैप्टर मिसलिनियस, ठीक है। लास्ट देखिए खत्म, बस थोड़ा, ठीक है। मिसलिनियस है 281 से लेके 298 तक। 281 से लेके 298 मैंने शुरू में ही आपको कहा था। ये देखो ये क्या बताता है, लेवी, एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन एंड रिकवरी। हमने इन्हें लेवी पढ़ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, अब आ गया कलेक्शन एंड रिकवरी समझिएगा। और कलेक्शन कहीं कहीं पे बताया था, अभी ये देखिए नीचे देखिए मिसलिनियस। अब जो भी बच गया ना वो सबका, जैसे कि जो भी बच जाता है वो हम लोग कहाँ लेके चले जाते हैं, अदर सोर्स भैया आप जिंदाबाद आप ले लो, वैसे ही अभी कुछ भी बच गया वो सारा मिसलिनियस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाल दिया। अब आपका कहीं पे भी कुछ बच गया तो यहाँ पे आके आप फंस जाएंगे। चलिए देखिए, रिकवरी डिक्लेरेशन बार्स विथ पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। 281 बताता है कि सर्टेन ट्रांसफर वॉइड टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इंटरेस्ट। मतलब मान लीजिए कुछ अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो वो डिपार्टमेंट अगर बोल दिया वॉइड, वॉइड मतलब रद्द, तो वो आप ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और डिपार्टमेंट आके क्या करेगा, वो एसेट्स को आपका फ्रीज कर सकेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मिस्टर एक्स है, उसने 2 लाख उसका 2 करोड़ का डिमांड आया था इनकम टैक्स से, उसने नहीं पे किया। तो उससे पहले उसने क्या किया, वो सोचा कि अगर मैं ये एसेट्स को, मेरा बिल्डिंग है 3-4 करोड़ का, उसको मैं अगर बीवी के नाम पे कर दूँ तो मेरे ऊपर तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ ही नहीं सकता मुझे, है ना, तो मैं बच जाऊंगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि एक सेक्शन 21 बताता है, 281 बताता है कि अगर आप कुछ ऐसा इंटेंशन से अगर आप करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा, वो एसेट्स आपका ही है और हम लोग उसको जाके सीज कर सकते हैं। 282 से लेके 283 वॉइड वैलिड मोड्स ऑफ नोटिस। नोटिस का मोड्स बताया जाता है कि आपको किस मोड में देना है, कि आपको फिजिकली, ईमेल, वाया कुरियर, ये सब अगर मिलता है तो वो सब वैलिड होता है, ठीक है। 284 बताता है एसएससीज राइट्स टू रिप्रेजेंटेशन। मतलब मान लीजिए आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है इनकम टैक्स के बारे में, आपको पता है अगर मैं जाऊंगी इनकम टैक्स में, अगर मुझे बुलाया मैं जाऊंगी तो मैं पक्का वहाँ पे हारूंगी ही हारूंगी। तो मैंने क्या किया, अपना सीए को बोल दिया कि आप जाके मेरे बिहाफ में केस लड़ लो, ठीक है। तो मेरा राइट्स है, हम रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है। 285 से लेके 285 बी है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, एसएफटी, एआईआर फॉरेन एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। 285 से लेके 285 बी ए बताता है कि बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा कुछ कुछ ट्रांजेक्शन। क्या क्या ट्रांजेक्शन है इसका भी वीडियोस मिलेगा आपको मेरे चैनल पे। आप देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा मेरे चैनल पे, आप एक बार मेरे चैनल को स्क्रॉल कीजिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। एसएफटी ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। एसएफटी ट्रांजेक्शन बताता है जैसे कि आप अपना सेविंग
अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन चला जाता है। तो कौन भेजता है वो? बैंक वाला भेजता है। उसको क्या सपना आएगा क्या आपका रिपोर्ट करना है? वो बेचारा बैंक के ऊपर भी एक सेक्शन जो है 285 बी है, वो सुपरवाइज कर रहा है, जिसकी वजह से उस बेचारा को भेजना पड़ रहा है। ठीक है, आप अगर लैंड खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 लाख से ज़्यादा, तो भी रिपोर्ट हो रहा है, तो वो रजिस्ट्रार को क्यों करना है उसको बेकार का किसी का इन्फॉर्मेशन देना? उसको ये सेक्शन बोलता है कि आपको ये देना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर 500 करके पेनल्टी या 50,000 तक का पेनल्टी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, 287 से लेके 289 बार स्विच प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिसर पावर टू इंस्पेक्ट बुक। ये बताता है कि ऑफिसर लोग को अगर लगता है कि केस वेस में अगर हम लोग वो पुलिस वुलिस का हेल्प लेना चाहिए तो उन लोग ले हो सकता है। ठीक है, फिर इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट ये सब कर सकता है। 290 से लेके 93 तक रूल मेकिंग, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, अपील एंड रेस्ट्रिक्शन। कुछ कुछ चीज़ रूल्स है वो सब बनाया जाता है और रेगुलेशन बनाया जाता है। ठीक है, अपील का रेस्ट्रिक्शन कब तक आप नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते। 294 से लेके 298 ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड एक्ट, रिपील पावर ऑफ कंटिन्यूशन, मतलब नया नया अमेंडमेंट से ये सब जो आता रहता है वो ये सब सेक्शन के थ्रू आता है। तो अल्टीमेट आपका इसमें आपका क्या क्या टेक अवे था, मतलब क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। हेड, मैं आपको लिख देती हूँ, हेड, वो ये नीचे जाएगा ही। ठीक है, हेड आप समझ लेना, हाँ। मतलब हेड्स ऑफ इनकम जो है था ना हम लोग का 5 हेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, तीसरा नंबर, मैं आपको ऐसे बोल देती हूँ, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। फिर तीसरा नंबर है जो हम लोगों को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि आपका रिटर्न फाइलिंग 139 वाला ये रहा। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट था। टीडीएस, ये भी इंपॉर्टेंट था। एडवांस टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट था। रिफंड वाला तो चलो, अगर मैंने बोल दिया था, अगर आपका टैक्स अमाउंट ज़्यादा है तो आपको एडजस्ट हो जाएगा, नहीं है तो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अपील वाला भी, अगर हम लोग हार जाते तो हमारे पास क्या पावर है। ठीक है, फिर 269 से लेके 269 ये भी इंपॉर्टेंट है। हम इसमें बताते हैं कि आप कैश ट्रांजेक्शन में कैसे हम लोगों को नहीं करना चाहिए और कौन सा सेक्शन बताता है नहीं करना चाहिए। फिर इसका एसएफटी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फाइनली हम लोगों ने ख़त्म किया और बहुत अच्छा लगा आपने शुरू से एंड तक ये वीडियो को देखा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आपको जो समझाया आपको वो अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, या फिर कोई भी पॉइंट्स में आपको लगा है कि आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट छोड़िए, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगी और उसको सॉल्व करूँगी। और मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा आपको ये वीडियोस के माध्यम से बताते हुए कि इनकम टैक्स इतना भी कोई बड़ा नहीं है। लोग ऐसे ही डरते हैं कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, लेकिन आपको अब पता चल गया ना कि क्या सेक्शन से नोटिस आने से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, क्या है ओवरव्यू। ठीक है, क्यों पैन और आधार लिंक करना लोग बोलते हैं कि करना ज़रूरी है, कौन सेक्शन बताता है, ये सबका नॉलेज अब आपके पास आ गया है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें आपके लिए ऐसे नए नए और नॉलेजेबल वीडियोस लेके आने के लिए। और आप भी प्लीज़ जितना हो सके ये वीडियोस को देखिए, रिपीट देखिए, ताकि आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाए। और कोई सेक्शन अगर आपको लगता है कि हम मुझे डिटेल में समझाना चाहिए तो प्लीज़ गो फॉर इट, आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर दैट वीडियो फॉर यू। तो चलिए, धन्यवाद।